Hello friends. First of all, a very good morning to all of you. So friends, my name is Bhushan Dut. I am the director of Bhushan Dut Academy Pune, and today we are going to discuss what should be your preparation plan and what should be your strategy of last 30 days regarding the CSAT. Okay. So as CSAT paper, if you take a syllabus, is usually mainly distributed in the 6 sub points, but 3 are very important. First point is comprehension. Then the second is general mental ability, that is known by the name of reasoning, and third is a basic numeracy and a data interpretation, that is a mathematics. As in our first introductory lecture, we have seen the distribution of the CSAT paper, that is a topic wise analysis from 2011 to 2021, and in that we will usually focus mainly from 2015 to 2021 because the CSAT paper become the qualifying paper from 2015. They have increased a difficulty level too much from 2019. So 19, 20 and 21, these are the most difficult paper, considered as the most difficult paper of the CSAT. So in the first year, there are approximately 25 questions are from the first, that is comprehension section. Then averagely 20 to 25 questions from the reasoning, that is known as mental ability, and 25 to 30 questions from the basic numeracy and data interpretation. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट 2 साल में जो सबसे ज्यादा लेवल इंक्रीज हुआ है, दैट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो सबसे पहले आप आपका क्वांट को कंप्लीट कर लीजिएगा. सबसे पहला जो प्रिपरेशन में मिस्टेक्स आपका होता है कि आप कंसेप्ट को फोकस कर नहीं रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट दे आर स्टार्टेड सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, पेपर सॉल्व कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हाँ इस बार मेरा 80 आ रहे हैं टेस्ट पेपर में, इधर 90 आ रहे हैं, इधर 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा क्वालिफाई हो रहा है. ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि जब आप घर पे पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत से तुक्के आप उसमें मारते हो. लेट सपोज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है. ओके, अभी उसका आपको कुछ पता ही नहीं है या आपने सॉल्व नहीं किया, और फिर भी एग्जाम में जब एग्जांपल आता है तब उसको कुछ ना कुछ टिक कर रहे हो, तो कभी वो बराबर भी आ रहा है, बट एक्चुअली टॉपिक आपको आता है क्या, नहीं आता है. तो केवल किसी टेस्ट सीरीज के मार्क्स से करना, देखिए सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका स्टडी आपका होना चाहिए. ओके, कि किस तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टडी उस पेपर की क्या है, उस टॉपिक की क्या है. तो यूजुअली देखिए एम लक्ष्मीकांत का किताब पढ़े बना बगैर ही आपने पॉलिटी को एग्जांपल को सॉल्व करना स्टार्ट किया था क्या कभी? सबसे पहले आपने उसको क्या किया था, रीड किया था, उसे कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए थे, देन यू हैव अप्लाइड इन द जीएस पेपर. पर यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हो, पहले पेपर ही सॉल्व करते जा रहे हो. पेपर सॉल्व करना चाहिए सीसेट में फॉर द टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कब आएगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए. तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको सबसे पहले स्टडी करने हैं. ओके, सो दैट वी विल सी फर्स्ट. ओके, तो देखिए आते हैं चलो इसके अंदर. तो अभी आप टारगेट रखिएगा कि आपका जो रिवीजन है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी, बट आपका जो रिवीजन है, तो उस रिवीजन के अंदर आप सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो दोगे वो दोगे नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक को. बिकॉज जो क्वांट के ऊपर हमने देखे लगभग 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सेप्शन 40-45 क्वेश्चंस भी आए हैं इन द ईयर 2020. उसमें से आधे क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो केवल नंबर सिस्टम एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन पे आते हैं. तो मतलब क्या, नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, साइक्लिसिटी है, क्यूब्स के रिलेशनशिप्स है, ओके, इंडाइसेस के रूल्स है, उसके ऊपर के जो एग्जांपल्स है जो हम लोग स्टडी नहीं करते. तो लगभग 40 क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक न्यूमरेसी एंड डीआई ये केवल नंबर सिस्टम से आ रहे हैं. तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है जो लोग स्टडी नहीं करते हैं. ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एचसीएफ एंड एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाद में आप परसेंटेज कर लीजिएगा. मैं हमेशा बोलता हूं कि इक्वेशन फ्रेमिंग, नंबर सिस्टम और परसेंटेज अगर आपको आता है तो आपको आधा क्वांट आ गया. ओके, देन रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन है. देन अगेन टाइम, वर्क एंड वेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंसेस, यस, ट्रेन से और बोट्स एंड स्ट्रीम्स के एग्जांपल से. ओके, देन सेट्स थियरी है. सेट्स थियरी मतलब कौन सा, 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, 20 लोग दोनों गेम खेल रहे हैं, तो कोई भी गेम ना खेलने वाले लोग पर्संस कितने हैं, दैट इज नोन एज सेट थियरी. अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, एजेस. ओके, और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी. देखिए इतने जो टॉपिक्स है, मैंने आधे टॉपिक को आपको टिक मार्क करके दिया है. इतना टॉपिक आपका क्वांट का कंप्लीट होना ही चाहिए. टारगेट रखिएगा इसका, अभी टिल 15th तक आपका ये रिवीजन हो जाना चाहिए. 15th में ज्यादा बोल रहा हूं, लगभग 12 तारीख तक. ओके, देन कम टू द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. जो सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, मैं हमेशा बोल रहा हूं ना कि जो लेवल जो चेंज हुआ है आपका, डिफिकल्टी सीसेट क्वालिफाई करना जो हो गया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है इन द रिसेंट टाइम. इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन का लेवल चेंज होना. सो टिल 2015 तक जो था
कि एक लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन होता था उसके ऊपर 4 to 5 एग्जांपल्स होते थे, बट राइट नाउ दे आर यूजिंग ओनली वन पैसेज एंड वन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन आर रिलेटेड विद व्हाट, जो कॉम्प्रिहेंशन में एग्जांपल्स आते हैं तो कौन से इस पे आते हैं, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, क्रक्स मींस व्हाट, सेंट्रल थीम, ओके, व्हिच इज एन इंप्लाइड मीनिंग इन द पैसेज। सेकंड किस पे होता है, इंप्लाइड मीनिंग इन द पैसेज होता है। अगेन assumptions of the passage, okay, then again the most critical and rational inference of the passage, okay, ये जो टर्म्स है ना, हर टर्म का कुछ तो भी अलग मीनिंग है, बिकॉज assumption जो होता है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, but conclusion is a final proposition or final outcome, और implied meaning is always talking about the future। तो implied meaning जो होता है वो कैसा होता है, फ्यूचरेटिव एस्पेक्ट में डील करता है कि अब कंक्लूजन तो हो गया, इसके ऊपर से हमने क्या करना चाहिए। सो लेट सपोज वी आर टेकिंग अ बेसिक एग्जांपल, एक एग्जांपल को लेते हैं, क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, ये एग्जांपल है, देखो किसके ऊपर आया है, दैट इज implied meaning। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट assumption have been made, सेकंड एग्जांपल क्या था, assumption have been made। थर्ड एग्जांपल इज व्हाट, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंफरेंस। लॉजिकल एंड रैशनल इंफरेंस का मतलब ही होता है कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, ओके, एंड द फोर्थ होता है व्हाट इज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, ओके। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और उसका हर इसका मीनिंग जो होता है वो कुछ अलग होता है। सो लाइक सपोज बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से आता है कि क्या पूछ रहा है ऑथर कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को, या जो आंसर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की दे रही है वो रिलेट नहीं कर पाता पैसेज के साथ में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, उसमें यूपीएससी का कोई दोष नहीं है। हाँ, तो देखो अगर पैसेज 2020 का एक पैसेज इसको लेंगे हम लोग, इन इंडिया ओवर लास्ट डिकेड बोल रहा है, सो द लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर। तो लेबर जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट इट इज ओनली गोइंग टू, हियर इज अ डेफिनेटिव टर्म, दैट इज टर्म का नाम क्या है, ओनली। तो ऐसे जो टर्म्स होती है ओनली, एवरी, ईच, इस सभी को आपको अंडरलाइन करना है इन द क्वेश्चन आल्सो एंड इन द ऑप्शन आल्सो, ओके। दीज आर द डेफिनेटिव टर्म्स, ऑलवेज, इसेंशियल, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होती है। गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड रबर, वो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर तो जा रहा है लेकिन किस सेक्टर में जा रहा है, दैट इज ओनली गोइंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जो कि बेटर जॉब्स नहीं जनरेट करते हैं। सर्विसेज वेयर द लेबर टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री। जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे लेबर सबसे ज्यादा क्या माना जा रहा है, प्रोडक्टिव माना जा रहा है, तो फोकस किसको कर रहा है, मोस्ट प्रोडक्टिव, दैट इज ऑन दी सर्विसेज सेक्टर का इंपॉर्टेंस बता रहा है यहाँ पे, ओके। इंडिया नीडेड 24 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट डिकेड में बोल रहा है कि इंडिया को कितने जॉब का जरूरत है, 24 मिलियन जॉब्स चाहिए, ओके। और ई कॉमर्स जैसा सेक्टर है वो केवल हाफ ऑफ द जॉब्स को ही फिल कर सकता है। तो हमारा जो अदर सेक्टर जो है जिससे डोमेस्टिक डिमांड ड्रीव होगा, तो कौन सा, हेल्थ और एजुकेशन है, वो कंफर्टेबली इस गैप को फिल कर सकते हैं। मतलब ऑथर क्या बोल रहा है कि वी मस्ट फोकस ऑन सर्विसेज सेक्टर लाइक हेल्थ एंड दी एजुकेशन फॉर द जनरेशन ऑफ द जॉब्स। सो व्हाट इज एन इंप्लाइड मीनिंग, तो पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन अबाउट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो देखो अब हम लोग देखेंगे पैसेज में कहीं भी माइग्रेशन के बारे में बोला नहीं है, एक वर्ड तक नहीं है माइग्रेशन के बारे में, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देन द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जो है वर्किंग कंडीशन को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। अगेन पैसेज ने वहां के वर्किंग कंडीशन के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट सेक्टर। वो मेन सेंट्रल थीम यहाँ पे आती है कि हमने हेल्थ और एजुकेशन को फोकस करना चाहिए क्योंकि वही से जॉब जनरेट होगा फ्यूचर में। देन नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सर्विस सेक्टर प्रॉब्लम ने अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को क्या किया है, रिड्यूस किया है। बट ओके ठीक है, इंक्रीज सोशल स्पेंडिंग इज इंपरेटिव फॉर द लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। तो मतलब सोशल सेक्टर में स्पेंड करना, मुझे तो हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसे सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, तो यहाँ पे आप जितना स्पेंड करेंगे वहां से आपको क्या होगा, जॉब जनरेट होगा। ओके, अनदर वे इंप्लाइड मीनिंग मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहिए। यहाँ पे सी क्या बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को रिड्यूस करते आया है अभी तक। ओके, बट दैट डज नॉट, बट इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। इंप्लाइड मीनिंग इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर की आगे क्या करना चाहिए, इससे हमको क्या पता चलता है। तो इट इज व्हाट की इनकी सोशल स्पेंडिंग जो है वो आज जरूरी है
अगर हमको ये गैप को क्या करना है, फिलअप करना है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो मैंने जो टॉपिक आपको बताया उसको आपको फोकस करना है। ओके, देन अगेन वी विल टेक एन अनदर 30 डेज स्ट्रैटेजी प्लान के अंदर। तो आपको ये कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से डील करना है। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमने हमारा एक स्पेशल ऑनलाइन बैच जो है वो भी लॉन्च किया है। लास्ट 30 डेज हमारे बचे हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल बैच है वो 80 आवर्स का है। ओके, बट आप खास करके उसको देख सकते हो। ओके, तो दैट इज व्हाट दैट कंसिस्टिंग ऑफ मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो ये हमारा जो अकेडमी का ऐप है, भूषण दूत अकेडमी ऐप, आप सर्च कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने दिया हुआ है। सो भूषण दूत अकेडमी ये हमारा ऐप है। ओके, इस ऐप पे जाके यूपीएससी बैचेस में आप लोग जा सकते हो। तो यूपीएससी सीसेट बैचेस, सो वी हैव कंप्लीट सीसेट बैच also we have batch specially only on for the maths or basic numeracy. We also have special batch for the reasoning और comprehension के अगर आपको स्पेशल बैच करनी थी वो भी है। तो अगर और ये 80 आवर का बैच आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो वी हैव ऑल्सो ब्रॉट अ फास्ट ट्रैक बैच। तो हमने अभी फास्ट ट्रैक बैच भी जो है वो लॉन्च किया है, जो आपका लगभग 40 आवर इतना तो आपको देना पड़ेगा में सीसेट को कंप्लीट करता है। ओके, तो आप लोग वो फास्ट ट्रैक बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारे ऑनलाइन बैचेस है जो ऐप के ऊपर, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो अभी देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डीलअप करने, वेल क्रिटिकल रीजनिंग, तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट इन्फरेंस एंड कंक्लूजन्स, ओके, और सिलोजिज्म्स। ये टॉपिक्स जो है वो सब क्या सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये केवल क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन का जो बेसिक है वही क्रिटिकल रीजनिंग है। ओके, तो ये आपको करना जरूरी है। देन रीजनिंग पे अगर आप लोग आओगे, देखिए सेकंड टॉपिक इज व्हाट जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, थर्ड टॉपिक मेंटल एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग बोलेंगे। ओके, तो रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, कंपैरिजंस एंड रैंकिंग, देन ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम्स, पजल्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये इतने टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले करके रखिएगा। तो मैंने आपको जैसे वर्कआउट प्लान बताया था कि 12 तारीख तक आपका मैथ्स को रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए। फ्रॉम 12th टू 18th ऑफ द मे यू शुड फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, और 18th में तो बाद में नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो देन आप रीजनिंग का फोकस करिएगा टिल 25th, और 25th से फिर वापस रिवर्स रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका इस तरह से प्लान होना चाहिए। ओके, तो ये है सम कुछ एग्जांपल्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है एग्जाम के दिनों में वो मैं आपके साथ लेके आऊंगा ही। ओके, बट बाय द वे दैट इज योर प्रिपरेशन प्लान। कुछ रहता है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको कुछ क्यूरीज होगी तो यू कैन कॉल मी। ओके, व्हाइल द रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द CSET, how to tackling the comprehension, critical reasoning questions, maths questions. Okay, 8482986398. Okay, so that is my contact number, so you can contact me or you can WhatsApp me on that. Okay, so thank you friends, thank you very much.